नमस्कार बच्चों। आप लोग बिल्कुल लग गए होंगे अपनी अपनी तैयारी पर। अब जो भी मान लीजिए बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं, सबका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। 2023 में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। जितने भी लोग अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि आप लोग भी मनुष्य हैं, क्योंकि इस दुनिया में मानव की गिनती में वही है जिसे कोई सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी का इतना क्रेज हमारे समाज में बढ़ा हुआ है कि जिसको नौकरी है उसी को केवल समाज में मनुष्य के रूप में गिना जाता है, और शेष बाद बाकी कोई मनुष्य है नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी मानव के लिए, मानव बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो मेहनत करें। और हम लोग पढ़ाई क्या कर रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था हर्यक वंश को और शिशुनाग वंश को। हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। आप लोगों ने पढ़ा था हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। ठीक है। और बिंबिसार के बाद उसकी हत्या उसके ही पुत्र किसने कर दी थी? अजातशत्रु ने। ठीक है बच्चों, अजातशत्रु ने कर दी थी, जिसके कारण से अजातशत्रु को ही पितृहंता भी कहा जाता है। और पितृहंता अजातशत्रु हुआ, और अजातशत्रु की ही हत्या उसके भी पुत्र ने कर दी थी, उदायन ने। ठीक है। जिस समय मगध पर जो है कि हर्यक वंश की स्थापना हुई थी, उस समय उसकी राजधानी हुआ करती थी गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है। बिंदुसार के समय में, सॉरी बिंबिसार के समय में क्या थी राजधानी? राजगृह या गिरिव्रज थी। ठीक है। उसके बाद उसका पुत्र जब शासक बना था तो उस समय भी वही थी। ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा था कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, और अजातशत्रु की भी हत्या उसके ही पुत्र ने कर दी। उसका नाम था उदायन। उदायन ने क्या किया था कि उदायन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नाम के नगर की स्थापना की थी। ठीक है बच्चों। और पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करने के बाद उसे अपनी राजधानी भी बना लिया था। ठीक है। यानी क्या, मगध, देखेंगे कि मगध की राजधानी कैसे कैसे चेंज हुई थी। बिंबिसार के समय क्या थी राजधानी? बिंबिसार के समय में गिरिव्रज या राजगृह राजधानी थी। ठीक है। और ये भी कौन सा वंश था? हर्यक वंशी। ठीक है। और बिंदुसार के बिंबिसार का जो पुत्र अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु के समय में भी, अजातशत्रु के समय में भी गिरिव्रज या राजगृह ही राजधानी थी। ठीक है बच्चों। अब अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदायन। ये सब मेरा पिछला वीडियो आप लोग देख लेंगे, मैंने सब चीज एकदम डिटेल में पढ़ाया है। उदायन के समय क्या, कौन सी राजधानी हो गई? उदायन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था, और पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाई थी। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये इसका जो अंतिम शासक था, ठीक है, नागदशक। ठीक है। नागदशक तक ये हम लोग हर्यक वंश के विषय में पढ़े। हर्यक वंश, इस वंश के अंतिम शासक नागदशक तक कौन सी राजधानी रही बच्चों? पाटलिपुत्र ही रही। ठीक है। उसके बाद इसकी हत्या किसने कर दी थी नागदशक की? शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश को भी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, आप लोग देख लेंगे मेरा। शिशुनाग वंश
शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण करके चंडप्रद्योत को पराजित किया और अवंती को अपने साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है बच्चों, अपने साम्राज्य में मिला था। साथ ही इसने क्या किया था कि अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से, ठीक है, पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर लिया था। शिशुनाग ने ही मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की थी। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हमारा जो बिहार यानी कि मगध था, उसकी पहली राजधानी क्या थी? राजगृह थी। फिर उदाइन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाई। लेकिन फिर जब शिशुनाग वंश आया तो शिशुनाग ने क्या किया कि अपनी राजधानी को कहां बना ली? वैशाली बना ली। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। शिशुनाग का ही पुत्र होता है कालाशोक। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक था। ठीक है बच्चों, शिशुनाग का पुत्र कौन था? कालाशोक था। और कालाशोक ने क्या किया? तो कालाशोक के ही समय में, ठीक है, 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। मेरा पिछला वीडियो देख लेंगे, मैंने बता दिया बौद्ध संगीतियों के विषय में। 4 बौद्ध संगीतियां मैंने पढ़ाई हैं। शिशुनाग के ही समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और क्या हुआ था? इसने अपनी राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है बच्चों, और कालाशोक का ही नाम काकवर्ण भी था। ठीक है, कालाशोक का नाम काकवर्ण भी था। ठीक है, जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। ठीक है बच्चों, अगर यदि आपसे प्रश्न आए, आपसे परीक्षा में प्रश्न अक्सर आता है, बहुत बार मैंने देखा है, बीपीएससी सबके भी आप जब क्वेश्चन बैंक बनाएंगे उसमें भी आपको मिलेगा कि मगध की कितनी राजधानियां थी। तो मगध की 3 राजधानियां हुई। कौन कौन? गिरिव्रज हुआ, राजगिरी जिसको कहा जाता है, फिर क्या हुआ? पाटलिपुत्र हुआ, फिर वैशाली हुई। ठीक है, और फिर से पाटलिपुत्र हुआ, तो बात तो वही रह गई ना। ठीक है, तो पाटलिपुत्र हुई। लेकिन तब ये कालाशोक ने जब से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, तब से इसकी राजधानी पाटलिपुत्र ही रह गई। ठीक है, अब आगे आइए। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक
नंदीवर्धन था। ठीक है बच्चों, इस सब का कालखंड मैंने पिछला वीडियो मेरा देख लेंगे, आप लोग देख लेंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग उसको देख लेंगे। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या उसके ही सेनापति, ठीक है, सेनापति जिसका नाम था महापद्मानंद ने की। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे महापद्मानंद के विषय में। महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या की और महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की। ठीक है बच्चों, महापद्मानंद ने किस वंश की स्थापना की थी? नंद वंश की स्थापना की थी। अब हम लोग नंद वंश के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, महापद्मानंद ने किसकी हत्या की? महापद्मानंद ने नंदीवर्धन की हत्या की और ठीक है, महापद्मानंद ने कर दी थी। और महापद्मानंद ने कौन सी किस वंश की स्थापना की थी बच्चों? नंद वंश की। वैसे अगर यदि आप लोग फिर से जानना चाहते हैं मैं बता दूं, हर्यक वंश की स्थापना हुई थी 544 ईस्वी पूर्व में, जो चला था कब से कब तक? 412 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है बच्चों, और शिशुनाग वंश ये 544 से चला 412 तक, यानी कि 412 में ही इस वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, इसकी हत्या किसने कर दी थी? शिशुनाग ने। तो 412 में हत्या की, तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि 412 ईस्वी पूर्व में ही शिशुनाग वंश की स्थापना हुई होगी। तो 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक किसका शासन रहा? शिशुनाग वंश का। एकदम देखिए एकदम सीक्वेंस में याद करिए कि 544 से 412 और 412 से 344। ठीक है बच्चों, अब देखिए शिशुनाग वंश का समाप्त हो गया कालखंड। ठीक है, शिशुनाग वंश का जब कालखंड समाप्त हो गया तब अब आएगा कौन? तो नागदशक की हत्या करके नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मानंद आएगा। तो महापद्मानंद ने कब हत्या कर दी थी इसकी? तो महापद्मानंद ने कब हत्या कर दी थी? तो 344 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अब हम लोग उसी के विषय में जानेंगे। ठीक है, कौन सा वंश? तो नंद वंश। नंद वंश की स्थापना 344 ईस्वी पूर्व में आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चले जाएंगे। नंद वंश की स्थापना 344 ईस्वी पूर्व में महापद्मानंद ने किसको मारकर? तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक, क्या नाम था उसका? नंदीवर्धन की हत्या करके की थी। ठीक है बच्चों, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? 344 ईस्वी पूर्व में महापद्मानंद ने की थी। किसकी हत्या करके? शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके की थी। किसने? तो महापद्मानंद ने। देखेंगे बच्चों, महापद्मानंद को सर्वछत्रांतक, ठीक है, और अहिछत्र भी कहा जाता था, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं पूरे पृथ्वी पर से क्षत्रियों का अंत कर दूंगा। क्षत्रियों का यह सबसे बड़ा शत्रु हुआ करता था। ठीक है,
महापद्मानंद के पश्चात महापद्मानंद का पुत्र, महापद्मानंद के पश्चात इसका पुत्र धनानंद शासक बना। ठीक है, अब देखेंगे धनानंद के विषय में। धनानंद के शासन काल में ही धनानंद के शासन काल में ही किसका, विश्व विजेता सिकंदर का आक्रमण हुआ। ठीक है बच्चों, सिकंदर का आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो धनानंद के समय में ही हुआ था। आगे देखेंगे, धनानंद ही पहला शासक था, ही वह पहला शासक था, ठीक है, जिसने अपनी स्थायी सेना रखी थी, स्थायी सेना रखी थी। ठीक है बच्चों, धनानंद ही वह पहला शासक था जिसने अपनी कैसी सेना रखी थी, अपनी स्थायी सेना रखी थी। ठीक है, इसलिए धनानंद को ही भारत का पहला सम्राट भी कहा जाता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे परीक्षा में कि भारत का पहला सम्राट कौन था, तो भारत का पहला सम्राट कौन कहलाता है बच्चों, धनानंद कहलाता है। ठीक है मित्रों, कि धनानंद ही क्या था, कि भारत का पहला सम्राट था। ठीक है, धनानंद ने क्या किया था, धनानंद ने एक सबसे बड़ा उसका जो सबसे बड़ा गुनाह था, उसने क्या किया था, तो जब इसका आक्रमण हुआ था, क्या कहते हैं, सिकंदर का, तो एक आप लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा वाकिफ होंगे, उनका नाम था विष्णुगुप्त कहें, चाणक्य कहें, ठीक है, जो कि अर्थशास्त्र के, यही सोचिए, अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहिए या अर्थशास्त्र के रचयिता कहिए। ठीक है, तो उन्होंने इनको आगाह करने के लिए वो आए थे कि आपके राज्य पर सिकंदर का आक्रमण हो सकता है कभी भी, आप अपने देश, अपने राज्य को चारों ओर से सुरक्षित कर लीजिए। और भी कुछ सलाह देने के लिए पहुंचे थे कि अपने राज्य में इस जो क्या करेंगे जो कि आपका सिकंदर के आक्रमण से आपका राज्य बच सकता है, क्योंकि सिकंदर इतना ज़्यादा प्रभावशाली शासक था बच्चों मित्रों कि मात्र 25 वर्ष की आयु में वह पूरे विश्व का सम्राट, पूरे विश्व का विजेता बन गया था, और ज़्यादा दिन बचा भी नहीं था, मात्र 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, भारत पे आक्रमण उसने किया था, लेकिन क्या कहते हैं, पोरस से, जब उसका युद्ध, पोरस से उसका युद्ध हुआ, पोरस से युद्ध होने के बाद कहा जाता है कि हमारे चाणक्य महाराज ने ही उसको जहर दिलवाया था, जिसके कारण से कि वह अपने देश में वापस लौटते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लेकिन अगर यदि आमना सामना हो जाता धनानंद का उससे, तो निश्चित रूप से वह इतना क्रूर, इतना ज़्यादा शक्तिशाली शासक था, इतना ज़्यादा उसके अंदर में सैन्य शक्ति थी कि वह परास्त करके केवल उसने पूरे विश्व को जीता, सिकंदर ने केवल अपने ही भारत को नहीं जीता। ठीक है बच्चों, तो धनानंद की हत्या जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे, धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का। ठीक है, जब वो ये पहुंचा कौन, तो हमारे चाणक्य महाराज, तो चाणक्य का क्या किया, इसने अपमानित कर दिया चाणक्य को, धनानंद ने अपमानित करके उसे, उसकी शिखा पकड़कर उसे अपने राज्य से बाहर करवा दिया। उसी समय चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे वंश का समूल नाश कर दूंगा, और तब से ही चाणक्य जो है अपनी शिखा, यानी क्या
शिखा आप लोग देख रहे होंगे मेरा बंधा हुआ है, ठीक है। तो चाणक्य ने क्या किया था, अपनी शिखा खोल दी थी, कहा था कि मैं अपनी शिखा का तभी बंधन करूंगा जब मैं नंद वंश का पूरा समूल नाश कर दूंगा, ठीक है। तो नंद वंश के ही समूल नाश करने के लिए उन्होंने एक अपने शिष्य को तैयार किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य से ही धनानंद की हत्या करवाई थी और अपने भारत पर, ठीक है, किस वंश की स्थापना की गई, मौर्य वंश की, ठीक है बच्चों, मौर्य वंश की स्थापना की गई। और इसके विषय में जानकारी कहां कहां से मिलती है मौर्य वंश की, हम लोग जानेंगे इसी में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। किस वंश के विषय में पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग अब पढ़ेंगे मौर्य वंश के विषय में, ठीक है बच्चों। मौर्य वंश के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, मौर्य वंश के विषय में जानने से पूर्व हम लोग जानते हैं क्या कि मौर्य वंश के स्थापना किसने की, ठीक है, और मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी कहां कहां से मिलती है, ठीक है। तो देखिए, मौर्य वंश की स्थापना की, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। किसकी मदद से, तो चाणक्य की मदद से की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना जो हुई चाणक्य के मदद से, इसकी जानकारी किससे किससे मिलती है, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। इसकी जानकारी हमें मिलती है अर्थशास्त्र से, ठीक है, हमें मिलती है अष्टाध्यायी से, हमें मिलती है महाभाष्य से, ठीक है, हमें मिलती है कल्पसूत्र से। ये सभी ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों से हमें मिलती है किसकी जानकारी, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए देखिए किससे किससे मिलती है। और ये मैं बता दूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा, खास करके आप लोग जो हाई स्कूल के या मिडिल स्कूल के जो भी टीचर है, हेडमास्टर बनने के लिए आप लोग किसी भी चीज़ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की जानकारी किससे किससे मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है हमें अर्थशास्त्र से। किससे मिलती है बच्चों, अर्थशास्त्र से, ठीक है। अर्थशास्त्र के रचयिता मैंने अभी तुरंत बताया कौन थे, तो चाणक्य थे। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, चाणक्य थे। चाणक्य को ही क्या कहा जाता है मित्रों, विष्णुगुप्त कहा जाता है। ये अर्थशास्त्र किस चीज का ग्रंथ है, ये कहने को अर्थशास्त्र है, ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु है वह क्या है, तो राज व्यवस्था है, ठीक है, राजनीति शास्त्र का किताब है। इस पुस्तक में राजनीति शास्त्र का वर्णन है, ठीक है। दूसरा देखेंगे महाभाष्य। महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य की रचना की है किसने, तो पतंजलि ने। ये कौन थे पतंजलि, तो ये योग गुरु थे, ठीक है। और किससे मिलती है बच्चों, तो मुद्रा राक्षस से, ठीक है। ये मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो ये विशाख दत्त की रचना है, ठीक है। ये पुस्तक है, ये लेखक है। और किससे मिलती है, कल्पसूत्र से, ठीक है बच्चों, किससे मिलती है, कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र के रचयिता है, कल्पसूत्र के रचयिता है, एक बार टाइम देख लो, अभी 8 मिनट बन सकता है, नहीं, ठीक है बच्चों। कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। कौन है, भद्रबाहु। और
इसकी जानकारी मिलती है हमें अष्टाध्यायी से, जो व्याकरण की अद्वितीय पुस्तक है। इसके रचयिता है पाणिनि। ठीक है बच्चों, इसकी जानकारी एक और पुस्तक है जिसकी जानकारी मिलती है राजतरंगिणी से। किससे मिलती है? राजतरंगिणी से। इसके लेखक कौन है? कलहण। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने, ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, अब हम लोगों को पता चल गया कि इन सभी ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें किस वंश की जानकारी मिलेगी? मौर्यों की जानकारी मिलेगी, मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं मौर्य वंश के विषय में बता दूं कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य वंश की स्थापना। और चंद्रगुप्त मौर्य इतना ज्यादा शक्तिशाली शासक था कि इसने पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि चारों दिशाओं में अपनी विजय पताका फहरा ली थी। इसके पास लगभग 6,40,000 सैनिक थे। कितने थे बच्चों? 6,40,000, लगभग 6.5 लाख सैनिकों का यह सेनापति था, यानी कि राजा था, शासक था। इसने 6,40,000 सैनिकों के साथ, सैनिकों की मदद से पूरे भारत को रौंद दिया था। ठीक है, सभी राजाओं को कुचल डाला था। इसकी कीर्ति पूरे विश्व में विख्यात हो गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं किसके विषय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हत्या करके की थी? धनानंद की हत्या तीन 323 ईस्वी पूर्व में करके की थी। ठीक है, 323 ईस्वी पूर्व से ये लगभग 185 ईस्वी पूर्व तक मौर्य वंश चला। ठीक है बच्चों, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसकी हत्या करके की थी? धनानंद की हत्या करके की थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 6.5 लाख सैनिकों की मदद से पूरे भारत को रौंद डाला था। ठीक है, इसने अपनी विजय पताका पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर फैलाई थी। इसी कारण
चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। यानी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का चक्रवर्ती सम्राट किसे कहा जाता है। तो चक्रवर्ती सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट सबसे पहला कौन कहलाया था मित्रों? सबसे पहला सम्राट था धनानंद। मैंने पढ़ाया कि मैंने बताया कि धनानंद क्या था कि सबसे पहला सम्राट था, और चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? पहला चक्रवर्ती सम्राट था। ठीक है, क्योंकि इसकी विजय पताका जो है कि चारों ओर पूरे भारत में फैली हुई थी, तो चारों ओर इसने अपने 6.5 लाख सैनिकों की मदद से पूरे भारत को रौंद दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट सारे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया ही था, लेकिन इस सुदर्शन झील का, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न आया करता है, हर एक बार परीक्षा में पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन इसकी मरम्मत 2 शासकों ने करवाई थी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मौर्य वंश के विषय में, और हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी मरम्मत 2 राजाओं ने करवाई थी। ठीक है, पहले का नाम क्या था? स्कंदगुप्त। ठीक है, और दूसरे का नाम था, 1 मिनट देख लो वीडियो, क्षमा करें मित्रों, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे क्योंकि समय मेरा पूरा हो गया है, और अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके विषय में।